नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है उसकी आलोचना करेंगे। इससे पहले हम रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत क्या है इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो रोजगार के जो परंपरावादी सिद्धांत है उसकी कमियां या उसकी जो आलोचनाएं हैं उनके ऊपर रहेगा। जो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत था उस सिद्धांत के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो पूर्ण रोजगार है वो अर्थव्यवस्था की एक सामान्य स्थिति है। यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है पूर्ण रोजगार पाया जाता है। और अगर हम बात करें बेरोजगारी की तो वो थोड़े समय के लिए यानी अल्पकाल में बेरोजगारी हो सकती है। लेकिन अगर अल्पकाल में बेरोजगारी है भी तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक शक्तियाँ हैं, ब्याज की दर है, कीमत स्तर है या मजदूरी की दर है, उनमें इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है अपने आप पूर्ण रोजगार की स्थिति दोबारा स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार परंपरावादी जो सिद्धांत है वो रोजगार को लेकर के बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, क्योंकि उनके अनुसार अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार सामान्य रूप से पाया जाता है। किंतु जब 1930 के अंदर महामंदी आई, 1929 से लेकर के 1933 तक की जो महामंदी थी, उस महामंदी के दौरान परंपरावादी जो सिद्धांत था वो पूरी तरह से फेल हो गया। क्योंकि परंपरावादी जो सिद्धांत था वो ये कहता था कि अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी की स्थिति नहीं हो सकती, अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी की स्थिति नहीं हो सकती, और अगर कभी बेरोजगारी या मंदी आती भी है तो अपने आप ये दूर हो जाती है। तो उस समय जो परंपरावादियों ने तरीके अपनाए थे कि ब्याज दर जो है वो अपने आप से वे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में समानता स्थापित कर देगी, या मजदूरी की जो दर है उसको कम करके पूर्ण रोजगार को प्राप्त किया जा सकता है, मांग को बढ़ाया जा सकता है कि। लेकिन ये सारे की सारी जो चीज़ें थी वो धरी की धरी रह गई और परंपरावादी सिद्धांत जो है वहाँ फेल हो गया। तो जब परंपरावादी सिद्धांत आर्थिक मोर्चे पर फेल हुआ तो उस समय केन्ज जो थे उन्होंने उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी 1936 में, द जनरल थ्योरी, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने जो परंपरावादी सिद्धांत है उनकी आलोचना करते हुए एक जो है नया सिद्धांत दिया। तो इसके जो मुख्य आलोचक है वो केन्ज या केन्ज के बाद के जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं वो जो है क्लासिकल इकोनॉमी जो उनकी इकोनॉमिक्स थी उसकी बड़ी आलोचना करते हैं। तो उनकी आलोचना वो किस किस आधार पर करते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले उनकी आलोचना है कि जो से का बाजार नियम है वो अवास्तविक है। जो परंपरावादियों की पूर्ण रोजगार की स्थिति है उस स्थिति का जो बेस था वो से का बाजार का नियम ही था। से कहता था कि भी सप्लाई जो अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, इसका मतलब प्रोडक्शन जितना भी कीजिए सारा का सारा प्रोडक्शन बिक जाएगा, और जब जितना उत्पादन किया जाता है अगर सारा का सारा उत्पादन बिक जाता है तो उस समय अर्थव्यवस्था के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं होती। तो ये बात इन्होंने से की है ये कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, और अगर पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करेगी इसका मतलब कुल पूर्ति जो कुल मांग के बराबर होगी, और जब अर्थव्यवस्था के अंदर कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होती है तो अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। अब आगे देखिए आप, यहाँ पर से ने कहा कि अगर कभी अर्थव्यवस्था के अंदर कुल मांग जो है वो दो चीज़ों से दो प्रकार की मांग से मिलकर के बनती है, एक तो उपभोग मांग और दूसरा इन्वेस्टमेंट मांग। तो लोग अगर अपनी बचत करते भी हैं, सपोज कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर 100 करोड़ की इनकम हुई यानी पूर्ति है वो 100 करोड़ के बराबर हो गई, तो 100 करोड़ के बराबर सामान बिकना चाहिए, कंजप्शन हो गया 80 करोड़ का, 20 करोड़ रुपए की बचत हो गई। तो से ने कहा था कि जो 20 करोड़ की बचत है ये जो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्याज दर में परिवर्तन होगा जो कि इन्वेस्टमेंट को सेविंग के बराबर कर देगा। लेकिन केन्ज ने ये कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बचत करने वाला तो कोई और होता है और निवेश करने वाला कोई और होता है। अगर बचत करने वाला और निवेश करने वाला एक ही व्यक्ति होता तो वो अपनी सारी की सारी बचत को निवेश कर देता। बचत तो मैंने की है, निवेश आप करना चाह रहे हो, तो मेरे वाली बचत जो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर आपकी बचत होती है, आप ही निवेश करना चाहते तो वो निवेश बचत के बराबर हो जाता। तो इसलिए केन्ज ने कहा कि निवेश जो है वो बचत के बराबर नहीं होगा, और जब निवेश बचत के बराबर नहीं होगा तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो सकती, और ऐसे में से का जो नियम है वो लागू
नहीं होता। दूसरा, जो परंपरावादी सिद्धांत थे उन्होंने कहा था कि बचत जो है वो ब्याज दर का फलन होती है, लेकिन केंज ने इसकी भी आलोचना की। परंपरावादियों के अनुसार सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी बचत जो है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अगर ब्याज की दर बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, अगर ब्याज की दर कम होगी तो बचत भी कम होगी। लेकिन केंज ने कहा कि बचत जो है वो ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करती, बचत जो है एक व्यक्ति की इनकम पर निर्भर करती है। अब अगर आपके पास में पैसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी आय बिल्कुल भी नहीं है, तो ब्याज की दर चाहे कितनी ऊंची हो, हम बचत नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारी आय बहुत अधिक है तो ब्याज की दर चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, हमारी सेविंग अवश्य बढ़ेगी। तो यहाँ पर केंज की बात जो बिल्कुल सही लगती है कि बचत जो होती है वो ब्याज की दर पर निर्भर ना करके आय पर निर्भर करती है। आय के बढ़ने पर बचत बढ़ेगी, आय के कम होने पर बचत कम होगी। एक और जिनकी आलोचना है कि निवेश जो है ब्याज की दर तथा एमईसी पर निर्भर करता है। परंपरावादी क्या मानते थे? इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि निवेश जो है वो ब्याज की दर पर निर्भर करता है और दोनों के अंदर अपोजिट रिलेशनशिप होता है। लेकिन केंज ने कहा कि क्योंकि केंज ने जब 1930 की जो महामंदी थी, उस महामंदी के दौरान केंज ने देखा कि ब्याज की दर काफ़ी नीची थी। अब दो ब्याज की दर और इन्वेस्टमेंट के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसका मतलब ब्याज की दर कम होने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए था। लेकिन केंज ने पाया कि ब्याज की दर बिल्कुल निम्न स्तर पर है, इसके बावजूद भी निवेश नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ब्याज की दर के अलावा कोई अन्य फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है। तो अपनी स्टडी के परिणाम स्वरूप उन्होंने पाया कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ब्याज की दर तथा एमईसी पर निर्भर करता है। एमईसी क्या होती है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता। और हम सिंपल शब्दों में कहें तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है लाभ की संभावित दर, कि अगर एक व्यक्ति निवेश करता है तो उसको उस निवेश के परिणाम स्वरूप कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है। तो व्यक्ति जब निवेश करता है तो दोनों चीज़ों का कंपेयर करेगा, ब्याज की दर का और एमईसी का। अगर ब्याज की दर कम है उसके मुकाबले एमईसी अधिक है तो ऊंची ब्याज की दर पर भी अधिक निवेश किया जाएगा। अगर एमईसी कम है और ब्याज की दर भी कम है लेकिन एमईसी की तुलना में ब्याज की दर अधिक है, यानी एमईसी तो है वो लाभ है और ब्याज की दर लागत है, अगर ब्याज की दर एमईसी की तुलना में अधिक है तो बेशक ब्याज की दर कम क्यों न हो, निवेश नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार केंज ने परंपरावादियों की आलोचना इस आधार पर भी की है कि ब्याज की जो इन्वेस्टमेंट होता है ब्याज की दर के साथ साथ एमईसी पर भी निर्भर करता है। आगे, ब्याज की दर निवेश और बचत में समानता नहीं ला सकती। परंपरावादियों के अनुसार कुल मांग के कुल पूर्ति के बराबर होने के लिए जरूरी होता है कि जितनी बचत की जाती है उतना निवेश किया जाए, क्योंकि कुल मांग जो होती है दो कंपोनेंट से मिलकर के बनती है, एक तो उपभोग मांग और दूसरी निवेश मांग। तो जितनी हमारी बचत हुई है वो उपभोग में कन्वर्ट नहीं हुई, अगर वो बचत उपभोग की बजाय निवेश में भी कन्वर्ट हो जाए तो कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कुल बचत और कुल निवेश को बराबर करने के लिए ब्याज की दर जो होती है वो पर्याप्त होती है और ब्याज की दर जो होती है कुल मांग को कुल पूर्ति के बराबर कर देती है। लेकिन जो परंपरावादियों की ये जो मान्यता थी वो सही नहीं थी। इसके पीछे कारण क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो तो दो ब्याज की दर तथा एमईसी पर निर्भर करता है, ब्याज की दर और एमईसी पर, और बचत जो होती है वो आय के ऊपर निर्भर करती है। तो आय तो किसी और चीज़ का फलन है और ब्याज की जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी और चीज़ का फलन है। तो जब दोनों चीज़ें अलग अलग फैक्टर से प्रभावित होती है तो दोनों के अंदर एक फैक्टर के द्वारा जो समानता नहीं लाई जा सकती। परंपरावादी ऐसा इसलिए बोल गए क्योंकि उन्होंने दोनों को ही ब्याज की दर का फलन माना था, तो अपने हिसाब से तो वो सही थे। लेकिन जब केंज ने कहा कि सेविंग जो वो आय के ऊपर निर्भर करती है और निवेश जो होता है ब्याज की दर और एमईसी पर निर्भर करता है, तो ब्याज की दर जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर नहीं कर सकती। इसके बाद है मजदूरी पूर्णतया लोचशील नहीं होती। जो परंपरावादी सिद्धांत था उस परंपरावादी सिद्धांत के अंदर ये माना गया था कि मजदूरी पूर्णतया लोचशील होती है। अगर कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी होगी तो उस अवस्था के अंदर
मजदूरी की दर जो है वो तब तक नीचे गिरती जाएगी जब तक दोबारा से पूर्ण रोजगार स्थापित ना हो जाए, क्योंकि जब पूर्ण मजदूरी की दर कम होगी तो जो अपने श्रम की मांग है वो बढ़ेगी, तो श्रम की मांग बढ़ने से जो है रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार मजदूरी की दर जो लगातार नीचे गिरती जाएगी और ये तब तक नीचे गिरती जाएगी जब तक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं आ जाता, ऐसा परंपरावादियों का मानना था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अर्थव्यवस्था के अंदर मजदूरी की दर जो होती है वो नीचे की तरफ पूर्णतः लोचशील नहीं होती। इसके पीछे कारण होता है श्रम संगठन, कि आज जो लेबर्स है, लेबर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही मजबूत हो गई है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संगठन है, ये यूनियन है, ये मजदूरी की दर को कम करने का विरोध करती है। और जब विरोध किया जाता है तो हड़तालें होती है, लॉकडाउन हो जाता है, इससे उत्पादकों को नुकसान होता है। इसलिए उत्पादक जो है वो ब्याज मजदूरी की दर को एक सीमा के बाद नीचे नहीं ला सकते। दूसरा कारण होता है न्यूनतम मजदूरी कानून। आज प्रत्येक देश के अंदर जो है न्यूनतम मजदूरी कानून बने हुए हैं, और कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जो होती है उस न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी किसी को नहीं दे सकती, और अगर कोई फर्म ऐसा करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दूसरा जो है न्यूनतम मजदूरी कानून है, उनकी वजह से मजदूरी पूर्णतः लोचशील नहीं होती। तीसरा है कल्याणकारी सरकारें। आजकल जो गवर्नमेंट्स है वो कल्याणकारी है। प्रत्येक सरकार का ये उद्देश्य होता है जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण किया जाए। इसीलिए सरकारें जो होती है मजदूरी को कम करने का सरकारें भी अपने अपने स्तर के ऊपर जो है विरोध करती है, या कानूनी तरीके से ऐसे प्रावधान कर देती है कि मजदूरों को जो है कम मजदूरी ना दी जाए, ताकि जब मजदूरों को अधिक मजदूरी दी जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ने के परिणाम स्वरूप उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, उनके कल्याण में वृद्धि होगी। तो सरकारें भी न्यूनतम मजदूरी को नीचा करने का जो वो विरोध करती है, उनको रोकती है। न्यूनतम मजदूरी कानून भी मजदूरी का जो पूर्णतः लोचशील है उसके मार्ग में बाधा है, और श्रम संगठन है वो भी मजदूरी को पूर्णतः लोचशील होने से रोकते हैं। तो इन सब वजहों से जो है मजदूरी पूर्णतः लोचशील नहीं होती, और जब तक मजदूरी पूर्णतः लोचशील नहीं होगी तब तक परंपरावादियों का जो है सिद्धांत लागू नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण रोजगार को प्राप्त नहीं किया जा सकता मजदूरी को कम करके। तो इन सब कारणों से मजदूरी को एक सीमा तक तो कम करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद जो है मजदूरी कम नहीं हो सकती तो रोजगार को भी बढ़ाया नहीं जा सकता। आगे श्रमिकों में मौद्रिक भ्रांति पाई जाती है। परंपरावादियों के अनुसार श्रमिकों में मौद्रिक भ्रांति नहीं पाई जाती, जिसके कारण श्रम जो होता है वास्तविक पूर्ति पर निर्भर करता है। अब मुद्रा भ्रांति क्या होती है कि एक व्यक्ति जो होता है अगर कीमत या उसकी जो मजदूरी में परिवर्तन होता है, उस मजदूरी के आधार पर अगर एक व्यक्ति ये पता लगा पाता है कि उसकी वास्तविक मजदूरी क्या है, तो उस व्यक्ति में मुद्रा भ्रांति नहीं पाई जाती। जैसे एक एग्जाम्पल आप लेते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम 5,000 रुपये है और एक वस्तु की कीमत 500 रुपये है, तो एक व्यक्ति उस 5,000 रुपये की मजदूरी से जो है वो 10 वस्तुएं खरीद पाएगा, क्योंकि एक वस्तु 500 रुपये की है। अब उसकी इनकम बढ़ कर के 6,000 रुपये हो गई और वस्तु की कीमत बढ़ कर के 600 रुपये हो गई, तो अब भी वो 10 वस्तुएं खरीद पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि उसको मजदूरी बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, केवल मौद्रिक मजदूरी बढ़ी है, वास्तविक मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसमें मुद्रा भ्रांति नहीं है। यानी उसको पता होता है कि उसकी जो मुद्रा है उस मुद्रा का वास्तविक मूल्य क्या है। तो जब ऐसा पता होता है तो मुद्रा भ्रांति नहीं पाई जाती। तो परंपरावादी मानते थे कि श्रमिकों में मुद्रा भ्रांति नहीं पाई जाती, इसलिए उनको वास्तविक मजदूरी का ज्ञान होता है, और श्रम की जो पूर्ति है वो वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। लेकिन केंज ने कहा कि श्रमिकों के अंदर मुद्रा भ्रांति पाई जाती है, यानी एक व्यक्ति जो है जब उसकी इनकम कम होती है तो उसका विरोध करता है। वैसे कीमत स्तर भी कम हो गया और वो कम इनकम से भी उतनी वस्तुएं खरीद पा रहा हो, लेकिन उसके समझ में नहीं आता कि भी उसकी वास्तविक मजदूरी तो समान है, वो केवल मौद्रिक मजदूरी को देखता है। तो जब एक व्यक्ति को मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में डिफरेंस का पता नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं मुद्रा भ्रांति। तो केंज ने ये माना कि श्रमिकों के अंदर मुद्रा भ्रांति पाई जाती है, जिसके कारण श्रम जो होता है उसकी पूर्ति जो होती है वो मौद्रिक मजदूरी पर निर्भर करती है, वास्तविक मजदूरी पर निर्भर
नहीं करती। इसको हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति की जो है इनकम 100 रुपये है, कीमत स्तर 20 रुपये, एक व्यक्ति 5 वस्तुएं खरीद पा रहा है। अब परंपरावादी क्या करेंगे, अगर उनको वास्तविक मजदूरी को कम करना है, क्योंकि जब वास्तविक मजदूरी कम होगी तो श्रम की मांग बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे, मजदूरी को कम कर देंगे, मौद्रिक मजदूरी को। अब आप देखिए यहाँ पर मौद्रिक मजदूरी कम हुई, कीमत स्तर वही है। अब एक व्यक्ति जो 4 वस्तुएं खरीद पा रहा है, यानी वास्तविक मजदूरी उसकी 4 है। अब केंज ने क्या कहा कि आप मौद्रिक मजदूरी को मत छेड़िए, क्योंकि श्रमिकों के अंदर मुद्रा भ्रांति पाई जाती है। अगर उसको 100 का नोट पहले मिल रहा था, 100 का नोट ही आगे मिलता रहेगा तो उसको कोई दुख नहीं होगा, वो काम पर आता रहेगा। तो फिर वास्तविक मजदूरी को कम कैसे किया जाए। केंज ने कहा कि आप मौद्रिक मजदूरी को स्थिर रखिए, आप कीमतों को बढ़ा करके वास्तविक मजदूरी को कम कर दीजिए। तो जब 100 से कम होकर के 80 रुपये इनकम हुई थी, और जब इनकम 100 ही है लेकिन कीमत बढ़ करके 25 हो गई, तो दोनों में ही समानता है, दोनों में 4-4 वास्तविक मजदूरी है। लेकिन दूसरे में श्रमिकों में मुद्रा भ्रांति पाई जाती है, वो खुश रहते हैं कि हमारे स्तर, जो जीवन स्तर है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हम पहले भी 100 रुपये लेते थे, अब भी हम 100 रुपये आय प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्रमिकों के अंदर मौद्रिक भ्रांति पाई जाती है। इस आधार पर भी जो है केंज ने परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना की है, और ये शायद बहुत हद तक वास्तविकता भी है। हम भी अपने समाज में देखते हैं तो एक व्यक्ति जो होता है कीमत स्तर को ध्यान में नहीं रखता, बल्कि केवल मौद्रिक मजदूरी को ध्यान में रखता है। आगे, नगद मजदूरी को कम करके रोजगार को नहीं बढ़ा सकते। परंपरावादी जो सिद्धांत था वो वन साइडेड सिद्धांत था। मजदूरी जो होती है, एक तरफ लागत होती है तो दूसरी तरफ आय भी होती है। लागत उत्पादकों के लिए है, आय श्रमिकों के लिए है। तो जब मौद्रिक मजदूरी को कम किया जाएगा तो इन दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो परंपरावादी जो थे उन्होंने केवल एक प्रभाव को ही देखा था, मजदूरी जो थी उसके लागत प्रभाव को, उन्होंने आय प्रभाव की अवहेलना कर दी। तो जब मौद्रिक मजदूरी कम की जाएगी तो उससे रोजगार नहीं बढ़ सकता। देखिए कैसे, जब हमने नगद मजदूरी कम कर दी तो उसके कारण लोगों की आय भी कम हो जाएगी, और जब आय कम होगी तो उसके कारण वो मांग भी कम करेंगे। जब मांग कम करेंगे तो उत्पादन में भी कमी आएगी, और जब उत्पादन में कमी आएगी तो उसके कारण रोजगार भी कम होगा। तो इस प्रकार परंपरावादी जो थे वो केवल क्या कह रहे थे कि मजदूरी कम करने से लागत कम हो जाएगी, लागत कम होने से श्रमिकों की मांग बढ़ेगी। लेकिन श्रमिकों की मांग बढ़ाने के लिए ये भी साथ में जरूरी कि सामान बिकना भी चाहिए। तो जब मजदूरी कम की तो उसके कारण आय कम हो गई, आय कम होने से मांग कम हो गई, और मांग के कम होने से उत्पादन तथा रोजगार दोनों ही कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार नगद मजदूरी है जो वो दो धारी तलवार है। इसके कारण लागत के में कमी आती है तो इसके साथ साथ आय में भी कमी आती है, जो कि रोजगार के ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है अल्प रोजगार संतुलन। परंपरावादी मानते थे कि अर्थव्यवस्था के अंदर हमेशा संतुलन जो होगा पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही होगा, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, वहाँ पर संतुलन होगा। और ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक ही स्तर पर बराबर हो सकती है, और वो है पूर्ण रोजगार का स्तर। लेकिन केंज ने कहा कि अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो सकती है पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले भी, जिसको केंज ने अल्प रोजगार संतुलन का नाम दिया है। तो इसको अपन डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष है, ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने उत्पादन या रोजगार को लिया है, ओ वाई एक्स के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लिया गया है, और ये हमारे पास में जो है जो रेड लाइन है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अब जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जैसा हमने पीछे परंपरावादियों का सिद्धांत किया था तो उसमें आया था कि परंपरावादियों का जो कुल पूर्ति वक्र है वो बिल्कुल खड़ा, यानी ओ वाई के समानांतर होता है, और ओ वाई के समानांतर जो वक्र होता है वो ये दिखाता है कि पूर्ण रोजगार का स्तर आ गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब ये ओ वाई के समानांतर जिस बिंदु के ऊपर जाकर के हुआ है उसके बाद अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर है। तो ये परंपरावादियों ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है यहाँ पर ई बिंदु पर, और यहाँ पर पूर्ण रोजगार का स्तर है, क्योंकि कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर जहाँ पर है वहाँ जो है पूर्ण रोजगार का स्तर है, और ये जो है वाई एफ है। तो ओ वाई एफ जो है पूर्ण रोजगार का स्तर है, और इसी स्तर के ऊपर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर है।
तो अर्थव्यवस्था के अंदर परंपरावादियों के अनुसार पूर्ण रोजगार है। लेकिन केन्स ने कहा कि जरूरी नहीं कि भी ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये पूर्ण रोजगार के स्तर पर जाकर ही बराबर हो। ये एग्रीगेट डिमांड जो पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले भी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो सकती है। जैसा कि इन्होंने बताया AD1 है, AD1 जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो उसको E1 बिंदु पर काटती है, और E1 बिंदु जो है पूर्ण रोजगार के स्तर यानी OYF से बहुत ही कम है। तो OY जो है वो अल्प रोजगार संतुलन है। तो केन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो अल्प रोजगार संतुलन भी संभव है। तो पूर्ण रोजगार जरूरी नहीं कि भी अर्थव्यवस्था में सदा ही हो, या संतुलन जो वो केवल पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही हो, संतुलन जो है अल्प रोजगार के स्तर पर भी हो सकता है। आगे, स्वयं समन्वय का अभाव। परंपरावादी ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था के अंदर अगर कभी असंतुलन होगा, बेरोजगारी होगी, तो विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक शक्तियां हैं उनमें इस प्रकार से परिवर्तन होगा कि अर्थव्यवस्था अपने आप संतुलन में आ जाएगी या विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपने आप समन्वय हो जाएगा। लेकिन केन्स ने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था में एक बार असंतुलन पैदा हो जाता है तो उस असंतुलन को दोबारा संतुलन की स्थिति में लाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अपने आप जो है संतुलन दोबारा स्थापित नहीं होता या अपने आप दोबारा समन्वय नहीं होता, और ये जो प्रयास है ये सरकार के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए केन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी होता है। इसके लिए जो सरकार है रोजगार को बढ़ाने के लिए या संतुलन को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति अपनाती है, राजकोषीय नीति अपनाती है और कीमत नीति है वो भी अपनाती है, ताकि अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिरता की स्थिति आए, अर्थव्यवस्था के अंदर जो रोजगार को बढ़ावा मिले। तो इस प्रकार सरकार जो है आज के समय में आप देखें तो बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो हमारे सामने बिल्कुल जो है एग्जाम्पल है जो ये दिखाती है कि सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में जरूरी है, अपने आप अर्थव्यवस्था में समन्वय नहीं हो सकता। जैसे अगर कीमतें बढ़ने लगती है तो अर्थव्यवस्था में अपने आप जो मुद्रास्फीति दूर नहीं होती, उसके लिए सरकार को बड़े स्तर पर प्रयास करने पड़ते हैं। आगे, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की अनुपयुक्तता। परंपरावादियों ने जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया था और बताया था कि किस प्रकार से मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है उसके अनुसार अर्थव्यवस्था के अंदर सदा संतुलन की स्थिति रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कभी भी मुद्रा की जो मात्रा है वो बढ़ती है तो कीमत स्तर जो है जरूर बढ़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़े। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। मुद्रा की जो कुल मांग है वो किसके बराबर है? MV, यानी M का मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी और V का मतलब वेलोसिटी। अगर MV का प्रोडक्ट यानी MV जो है उन दोनों का गुणा अगर बढ़ेगा तब तो कीमत बढ़ेगी। तो परंपरावादियों ने क्या कहा कि अगर M में वृद्धि होगी तो इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो मल्टीप्लाई है वो अवश्य बढ़ेगा। तो देखिए आप, अर्थव्यवस्था के अंदर 100 का नोट है और उसकी वेलोसिटी है वो 20 है, यानी एक 100 का नोट जो है 20 बार ट्रांजैक्शन के काम में आता है, तो मुद्रा की कुल मांग है वो 2000 रुपये हो जाएगी। दूसरी अवस्था में आप देखिए, जब मुद्रा की मात्रा जो बढ़ करके 200 हो गई तो उस समय मुद्रा की मांग है वो बढ़ करके 4000 हो जाती है। लेकिन जो केन्स थे या जो परंपरावादियों के जो विरोधी थे, उन्होंने क्या कहा कि जो वेलोसिटी होती है उसका मुद्रा की मात्रा के साथ में विपरीत संबंध होता है। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। आप यहाँ देखिए, आप पहले वाला देखिए, 100 जब मुद्रा की मात्रा है और 20 जब वेलोसिटी है तो उस समय कुल जो मुद्रा की मांग है वो 2000 रुपये है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ करके 200 हो गई तो उसमें वेलोसिटी भी तो कम हो सकती है। वेलोसिटी कम होकर के 10 रह गई, यानी अब 200 का जो नोट है वो केवल 10 बार ही ट्रांजैक्शन के काम आ रहा है। तो इसने कुल कितने का ट्रांजैक्शन किया? 2000 रुपये का, यानी मुद्रा की मांग है वो 2000 रुपये हुई। तो इस प्रकार केन्स ने ये कहा, या जो अन्य जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि जब कभी भी मुद्रा की मात्रा यानी M में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में अवश्य वृद्धि होगी। M के बढ़ने पर अगर उसी अनुपात के अंदर वेलोसिटी कम हो जाती है तो कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा पहले और तीसरे जो इक्वेशन है उसमें दिखाया जा रहा है। दोनों ही तीसरे पहले के मुकाबले तीसरे इक्वेशन में मुद्रा की मात्रा 2 गुनी हो गई थी लेकिन वेलोसिटी आधी रह गई। तो ऐसे में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ट्रांजैक्शन 2000 का था, अब भी ट्रांजैक्शन 2000 का ही है। तो इस प्रकार मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है वो पूरी तरह से लागू नहीं होता।
जैसा केंज ने बताया, मुद्रा की मात्रा और चलन जो मुद्रा की चलन गति है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है, ये हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया। अब आगे देखिए, जो परंपरावादियों का मुद्रा सिद्धांत जो रोजगार का सिद्धांत है वो एक सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि सामान्य सिद्धांत हम किसे कहेंगे। सामान्य सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जो हर प्रकार की स्थिति में लागू होता है। तो परंपरावादियों का जो सिद्धांत है वो केवल एक ही स्थिति में लागू होता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में। पूर्ण रोजगार से ऊपर की स्थिति है तो भी ये सिद्धांत लागू नहीं होता, और पूर्ण रोजगार से नीचे यानी अल्प रोजगार की स्थिति है उस अवस्था में ये सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ये एक विशिष्ट सिद्धांत है जो एक केवल विशेष परिस्थिति यानी पूर्ण रोजगार होगा तो ही लागू होगा। तो केंज ने इसकी आलोचना की। केंज ने कहा कि अर्थव्यवस्था के अंदर 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती है रोजगार को लेकर के, पूर्ण रोजगार, अति पूर्ण रोजगार और अल्प रोजगार। तो वो कैसे हो सकती है, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये तो परंपरावादियों की बात हो गई। ओ एक्स एक्स लेते हैं, ओ एक्स एक्स के ऊपर हम जो है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लेंगे। दूसरा हम ओ वाई एक्स लेते हैं, ओ वाई एक्स के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होगी, और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो रेड कलर का है, वो कुल पूर्ति वक्र है। अब परंपरावादियों ने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है जो संतुलन है वो हमेशा वाई एफ पर ही होगा। तो ये इनका एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो कि पूर्ण रोजगार के स्तर के ऊपर जो है कुल पूर्ति को काट रहा है, यानी ई बिंदु के ऊपर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन में है। तो ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है। लेकिन केंज ने क्या कहा कि केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति अर्थव्यवस्था में नहीं होती, अर्थव्यवस्था में अति पूर्ण रोजगार की स्थिति भी होती है। अति पूर्ण रोजगार क्या होता है, जब पूर्ण रोजगार के लिए जितनी मांग की जरूरत होती है अगर मांग का स्तर उससे अधिक होता है तो उसको हम बोलते हैं अति पूर्ण रोजगार। और अति पूर्ण रोजगार के कारण क्योंकि कुल मांग तो बढ़ गई, अब कुल मांग बढ़ने पर भी कुल पूर्ति नहीं बढ़ पाती क्योंकि पूर्ण रोजगार है, ई बिंदु के बाद पूर्ण रोजगार आ गया तो सारे के सारे संसाधन है वो रोजगार में लगे हुए हैं तो उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ऐसे में जो अति पूर्ण रोजगार है उसके कारण केवल कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो AD2 है वो पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक मांग यानी AD से अधिक है, तो ये अर्थव्यवस्था जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको E2 बिंदु पर काटता है, और E2 बिंदु जो अति पूर्ण रोजगार संतुलन का बिंदु है। तो अर्थव्यवस्था अति पूर्ण रोजगार के स्तर पर भी संतुलन में हो सकती है। और एक तीसरी स्थिति और हो सकती है AD1 यानी पूर्ण रोजगार के लिए जो मांग है उससे ये जो ब्लैक कलर वाली मांग है ये कम है, और ये एग्रीगेट सप्लाई को E1 बिंदु पर काटती है जो कि पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है पूर्ति से कम है। तो ऐसे में जो उत्पादन या रोजगार का स्तर है वो OY होता है, और OY पूर्ण रोजगार के लिए जो आवश्यक उत्पादन या आय का रोजगार का स्तर है OYF उससे काफ़ी कम है। यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो संतुलन है वो अल्प रोजगार संतुलन है। तो अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रोजगार के स्तर पर भी संतुलन में हो सकती है, अल्प रोजगार के स्तर पर भी संतुलन में हो सकती है, और अति पूर्ण रोजगार के स्तर पर भी संतुलन में हो सकती है। तो इस प्रकार ये सामान्य सिद्धांत नहीं है, ये तो केंज का सिद्धांत है जो तीनों प्रकार की परिस्थितियों में संतुलन की बात करता है। लेकिन जो परंपरावादियों के सिद्धांत है वो केवल एक विशिष्ट सिद्धांत है। वो ये कहता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर केवल एक ही स्थिति है रोजगार संतुलन की, और वह पूर्ण रोजगार संतुलन। आगे आनुभाविक रूप से सत्य नहीं है, यानी अगर हम इतिहास को देखें तो हमें ये अनुभव होगा कि ये सिद्धांत जो है लागू नहीं होता। अगर ये सिद्धांत लागू होता तो 1930 की जो महामंदी आई थी वो कभी नहीं आती, क्योंकि उस समय भारी मात्रा में बेरोजगारी फैल गई थी, गोदाम भरे पड़े थे, लोग सामान नहीं खरीद रहे थे, ब्याज की दर काफ़ी नीचे थी, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बताती है कि जो परंपरावादियों का सिद्धांत है वो आनुभाविक रूप से सही नहीं है, क्योंकि इसने 1929 से 33 की मंदी थी उस मंदी का समाधान नहीं किया था। और ये सिद्धांत लागू क्यों नहीं हो पाया था, इसके पीछे कारण थे कि इनकी जो मान्यताएं थी वो अवास्तविक थी। इन्होंने कहा कि ब्याज की दर जो है वो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होगी कि एग्रीगेट निवेश जो कुल निवेश है वो कुल पूर्ति के सेविंग के बराबर हो जाएगा, लेकिन ब्याज की दर कम होने के बावजूद इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ पाया, क्योंकि परंपरावादियों की मान्यता गलत थी कि इन्वेस्टमेंट केवल ब्याज की दर पर निर्भर करता है।
बल्कि इन्वेस्टमेंट ब्याज की दर के साथ साथ एमईसी पर भी निर्भर करता है। इसी प्रकार से इनकी मान्यता थी कि ब्याज की दर, जो बचत है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है, लेकिन बचत जो है वो ब्याज की दर के पर निर्भर ना करके आय के स्तर पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार इनकी जो है वास्तविक मान्यताएं थी, इनके परिणाम स्वरूप ये सिद्धांत जो है 1930 की महामंदी के समय लागू नहीं हो पाया। दूसरा, ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि ब्याज की दर के माध्यम से हम जो है बचत और निवेश में समानता नहीं ला सकते, क्योंकि ब्याज की दर जो है दोनों को प्रभावित नहीं करती। ब्याज की दर केवल निवेश को प्रभावित करती है, बचत को तो आय प्रभावित करती है। तो इस प्रकार ये जो परंपरावादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंदर कुछ कमियां थी, जिन कमियों के आधार के ऊपर जो है इस सिद्धांत की आलोचना की गई। इसके साथ अपना जो ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। धन्यवाद।